तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर तमाम लोगों का स्वागत है। तो पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। न्यूजीलैंड का एक राइटर एक बार इंडिया आता है। उसने कई देश को ट्रैवल किया। उसके बाद यहां आने के बाद वो जानना चाहता था कि इंडिया में करप्शन क्या है। अलग अलग इलाकों में घूमता है, मंदिरों में जाता है, दरगाहों पर जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, कई और धार्मिक स्थानों पर जाता है, स्कूल कॉलेज में जाता है, सरकारी दफ्तरों में जाता है, पूरे भारत का भ्रमण करता है और फिर वापस न्यूजीलैंड लौटता है। उसके बाद वो एक किताब लिखता है। जब वो किताब पब्लिश हुई, पूरे देश में फिर उस किताब को बल्कि दुनिया में पढ़ा गया। उस किताब में उसने लिखा कि इस पूरी दुनिया में अगर उसके हिसाब से कोई सबसे ज्यादा भ्रष्ट, करप्ट, जहां पे सबसे ज्यादा रिश्वत, वो भारत है। अब अगर आप लिस्ट के हिसाब से जाएं, रैंकिंग के हिसाब से जाएं, तो शायद ये गलत है, इतना भी बुरा नहीं है। लेकिन जो चीजें उसने किताब में लिखी वो बड़ी गहराई वाली थी। उसने लिखा कि हिंदुस्तान में लोगों के अंदर बचपन से ही एक तरह से रिश्वत लेने और देने की बातें आ जाती हैं, शायद उनके खून में ही। और ये शुरुआत घर से ही होती। मैंने पहले भी शायद कहा है कि घर से ये होती है कि बच्चों को कहा जाता है कि अगर तुम इम्तिहान में अच्छा नंबर लाओगे तो तुमको हम घड़ी देंगे, साइकिल देंगे। ये एक तरह का रिश्वत है। इसका भगवान और मंदिरों में और आप फिर मज़ारों पर या दरगाहों में जाकर कि हमारी ये मांग, हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम ये इतना चढ़ाएंगे, इतने पैसे चढ़ाएंगे, इतने जेवर चढ़ाएंगे। तो ये सारी भी एक तरह से भगवान को और खुदा को रिश्वत है। तो उनका ये था कि घर से शुरू होता है और जिस देश में लोग ऊपर वाले तक को रिश्वत देने से नहीं डरते, तो वहां फिर रिश्वत कितने बड़े पैमाने पर होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ग्लोबल करप्शन, इसके अलावा बैरोमीटर, एक BCB बल्कि GCB एक सर्वे करती है। इसकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट है जो अभी आई है। ये है 20 बल्कि नवंबर 2020 की रिपोर्ट है। इसमें कुल 180 देशों का इन्होंने सर्वे किया कि मोस्ट करप्ट, सबसे ज्यादा रिश्वतखोर देश कौन कौन से हैं। उसमें 85वें नंबर पर हमारे देश का नाम है, भारत का। एशिया में अगर बात करें तो इस ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर के हिसाब से एशिया में सबसे मोस्ट करप्ट देश इंडिया है। हाँ, हमारे साथ मालदीव को भी रखा गया है। इसी GCB के हिसाब से पूरी दुनिया में हर साल 3.6 ट्रिलियन डॉलर की रिश्वत की रकम इधर से उधर होती है, यानी कोई घूस लेता और कोई घूस देता है। 3.6 ट्रिलियन डॉलर, इसको अगर हम वैसे जोड़ो तो करीब 210 लाख करोड़ रुपए होते हैं इंडियन करेंसी में। और बेहतर समझ सकते हैं इसको कि 3.6 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है। तो हमारे इंडिया का जो पूरा बजट है वही करीब 3 ट्रिलियन डॉलर का है। मतलब जितना हमारा है पूरे देश का उससे 0.6 ज्यादा ही है। इस सर्वे के हिसाब से हिंदुस्तान में 39% हम इंडियन, भारतीय हिंदुस्तानी सीधे करप्शन से जुड़े हैं। 39% जो रिश्वत देते हैं या रिश्वत लेते हैं। 46% ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से रिश्वत देते हैं कि चलो यार, ये सरकारी दफ्तर है, ये अस्पताल है, ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, ये दरगाह है, यहाँ पहले दर्शन हो जाएगा, यहाँ पहले इलाज मिल जाएगा, यहाँ नौकरी पहले मिल जाएगी, ये लाइसेंस पहले बन जाएगा। तो सामने वाला मांगे इससे पहले कि वो मुंह खोले, हम अपने आप उसको रिश्वत दे सकते हैं। ऐसे लोगों की तादाद 46% है। एशिया में बल्कि दुनिया में हर 4 आदमी में से 1 आदमी करप्ट है इस रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन 4 में से 1 पूरे वर्ल्ड में। जबकि अगर हम इंडिया में बात करें तो हर 2 में से 1 आदमी करप्ट है। यानी अगर हमारी जो आबादी है उसकी आधी आबादी करप्ट है। ये सारे उसके रिपोर्ट है। अब इसी दुनिया में, इसी सर्वे के हिसाब से टॉप 3 कंट्री जो सबसे ईमानदार हैं, शरीफ हैं, जहां रिश्वत नाम की चीज नहीं है, उनमें ज्वाइंटली डेनमार्क और न्यूजीलैंड लगातार इनका नाम आता है। और तीसरा देश है फिनलैंड। तो डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड ये दुनिया के सबसे शरीफ देशों में जो रिश्वत नहीं लेते या नहीं देते, उसमें इनकी गिनती होती है। 2005 की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में हर साल करप्शन की रकम सरकारी अफसर जो लेते हैं 20,000 करोड़ रुपीस, 20,000 करोड़। तो ये सारी तस्वीरें आपके सामने इसलिए रखी क्योंकि आज की जो कहानी है, उस कहानी के जो जड़ में सारी बातें हैं वो इसी रिश्वत के दीमक, इसी करप्शन से। अगर इस करप्शन को दूर कर दिया जाए तो सोचिए कि इस देश में क्या होगा। लेकिन अफसोस ऐसा होता नहीं है। 2000 शायद यही मई का महीना था, आज से 22 साल पहले देश के हर न्यूज़पेपर में एक खबर छपी। यूपीएससी का रिजल्ट आया था और उस यूपीएससी में टॉप किया था देहरादून की एक लड़की ने। उस लड़की का नाम था मंजू सिंघल। देहरादून की एक लड़की, बेहद होशियार, पढ़ने लिखने, बल्कि पूजा सिंघल, सॉरी माफ कीजिएगा, पूजा सिंघल। सिर्फ 21 साल और 7 दिन उसकी उम्र थी 2000 में जब ये यूपीएससी का रिजल्ट आया। इंडिया में पहली बार ऐसी यंगेस्ट थी जिसने यूपीएससी क्रैक किया और
पहले अटेम्प्ट में आईएएस अफसर बनी। 21 साल और 7 महीने, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उसका नाम आया। इस अखबार में इसके टॉप करने की खबर आने के बाद देश के सैकड़ों, हजारों, लाखों स्टूडेंट्स ने पूजा सिंघल को अपना आइडियल माना। उन्होंने कहा 21 साल 7 दिन की एक लड़की अगर यूपीएससी क्रैक कर सकती है तो हम लोग भी मेहनत से कर सकते हैं। तो एक आइडियल, एक आदर्श बन चुकी थी। फिर इसके बारे में खूब कहानियां छपने लगी। पता चला कि पूजा सिंघल ने बचपन से, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह टॉप किया। गढ़वाल यूनिवर्सिटी से पढ़ा, किसी भी एग्जाम में कभी नंबर 2 नहीं रही, हमेशा नंबर 1 रही, टॉप किया। और यही सिलसिला उसने यूपीएससी में भी बरकरार रखा और टॉप की। टॉप करने के बाद इसको झारखंड कैडर मिला। यूपीएससी के एग्जाम में, आईएएस में जो होता है, आपको पता है कि उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक आईएफएस होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस, फिर आईएएस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस, इसके बाद आईआरएस, फिर बाकी चीजें आ जाती हैं। तो कैडर मिला झारखंड का। झारखंड में पोस्टिंग हुई। हजारीबाग में पहली बार, हजारीबाग में पूजा सिंघल पहुंच के अपना काम संभालती है। जिंदगी के इम्तिहान में तो कामयाब रही पूजा सिंघल की। उस वक्त और भी बहुत तारीफ हुई थी। कहते हैं कि पूजा सिंघल के पिता की मौत कम उम्र में ही हो गई। अपने रिश्तेदारों, दुनिया की परवाह किए बिना पूजा सिंघल ने अपनी मां को फोर्स किया और कहा कि आपकी पूरी जिंदगी पड़ी है। और पूजा सिंघल ने अपनी मां की दूसरी शादी कराई। एक भाई भी है जो बिजनेसमैन है। इसके बाद अब पूजा सिंघल की जिंदगी झारखंड में, वहां पे एक आईएएस के तौर पर काम करना शुरू किया। वहां पे सबसे पहले वो एसडीओ बनी, सब डिविजनल अफसर, और हजारीबाग में पोस्टिंग हुई। पहले ही पोस्टिंग में उस वक्त भी बड़ा काम किया, बेहतरीन। स्कूली किताबें जो फ्री में बच्चों को दी जानी चाहिए तो उसको बेचा जा रहा था। जाकर पूजा सिंघल ने जब वहां की इंचार्ज बनी तो उसको क्रैक किया, इस घोटाले को पकड़ा, बड़ी तारीफ हुई। धीरे धीरे और जगह पे जब पोस्टिंग हुई तो वहां पे भी अच्छा काम किया। नई एक आईएएस अफसर, जोश सब कुछ था, बेहतरीन काम कर रही थी। इसी दौरान में फिर एक झारखंड के कैडर के ही एक और आईएएस अफसर से दोस्ती होती है पूजा सिंघल की, जिनका नाम था राहुल पुरवार। दोनों में फिर प्यार होता है, दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन ये शादी 3 साल तक ही चल पाती है, फिर दोनों में मनमुटाव होता है और 3 साल के बाद पूजा और राहुल दोनों अलग हो जाते हैं। वक्त बीतता है। अब 2007 का टाइम आ जाता है। धीरे धीरे तरक्की करके अब वो अंडर सेक्रेटरी बन जाती हैं। इसके बाद उन्हें फैमिली प्लानिंग, हेल्थ सेक्टर, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती जाती है। जिंदगी सब ठीक चल रहा था। इसी दौरान में एक शख्स, एक कारोबारी, एक बिजनेसमैन जो बिहार का ही रहने वाला था, अभिषेक झा, वो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में था। फेसबुक पे दोनों की मुलाकात होती है, दोस्ती होती है। फिर वो इंडिया आता है, रांची में जब रहता है, रांची में एक वो जिम ज्वाइन करता है और उसी जिम में पूजा सिंघल भी जाती हैं। जिम में अब दोनों की मुलाकात होती है, मुलाकात प्यार में बदलती है। फिर वक्त के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अभिषेक झा की किस्मत और जाग जाती है। धीरे धीरे वो बहुत तेजी से रईस होते जाते हैं। फिर वो एक हॉस्पिटल खोलते हैं, पल्स। इस हॉस्पिटल को बनाने में कहते हैं कि करीब 130 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ था, 130 करोड़ से ज्यादा। ये सब कुछ चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। इधर पूजा सिंघल, इनकी अपनी जिंदगी, नौकरी भी सब ठीक चल रही थी। हर सरकार के साथ इनके अच्छे रिश्ते, हर विधायक के साथ, हर मंत्री के साथ, हर सांसद के साथ। सरकार चाहे किसी की भी हो, वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, सरकार बदल जाए, इनके काम पे कोई असर नहीं पड़ता। हर जगह पे इनको अच्छी पोस्टिंग मिलती, क्योंकि हर जगह पे इन्होंने बना कर रखा था पूजा सिंघल ने। सब कुछ चलता रहा। इसी दौरान में 2013-14 के बीच की बात है। मनरेगा, एक जो लोगों को काम देने का एक सरकारी स्कीम है, जिसके बदले हर दिन एक फिक्स दिहाड़ी दी जाती है और इतने दिन के रोजगार 1 महीने में, 1 हफ्ते में मिलेगा, इसकी गारंटी है मनरेगा। एक अच्छी स्कीम है ये। तो पता चला कि इसमें कुछ घोटाला हुआ है। मनरेगा के पैसे सरकारी खजाने से तो निकले, लेकिन उस गांव में, उस जिले में लोगों तक नहीं पहुंचे। धीरे धीरे इसकी इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी चलती रही, मामला कोर्ट में गया। फिर अचानक उसमें एक जूनियर इंजीनियर का नाम आया, सुबोध उसका नाम था, बल्कि विनोद। ये सब कुछ चलता रहा। आखिरकार ये मामला फिर ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय को सौंपी गई। ईडी ने इसी साल जून में इस विनोद जूनियर इंजीनियर को वेस्ट बंगाल से पकड़ा। पकड़ने के बाद उसे रांची लाया गया। रांची लाने के बाद उससे कहा गया कि तुमने इतने से इतने टाइम तक ये मनरेगा के पैसे लोगों को देने की बजाय अपने अकाउंट में, अपने खर्च के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। तो उसने कहा, साहब मैं अकेला गुनहगार नहीं, मैंने ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिला एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनके अफसर है, उनको भी इनमें हिस्सा दिया है। तो अब 3 नाम ऐसे आए थे अलग अलग जगहों के, जहां पे ये सारे घोटाले हुए थे। अब उसके बाद पता चला कि वो जो तीनों इलाके थे और जो पीरियड था, टाइम पीरियड 2008 से लेकर 2013,
इन तीनों इलाकों में पूजा सिंघल कहीं डीएम के तौर पर तो कहीं डिप्टी कमिश्नर के तौर पर पोस्टेड थी, यानी उस जिले की मालकिन यही थी। वहां पे हर सरकारी स्कीम, उससे निकलने वाले पैसे, खजाने से पैसे रिलीज करना, ये सब इनके हाथों में था। अब एक जेई जिसके पास से करोड़ों रुपए मिले, तो सोचिए उसके आकाओं के पास कितने होंगे। विनोद से बातचीत करने के बाद पुलिस को फिर पहली बार पूजा सिंघल का नाम सामने आया कि इस मनरेगा घोटाले में सरकारी लोग शामिल हैं। धीरे धीरे ईडी ने खामोशी से उनकी तहकीकात की, जांच की। फिर जांच के दौरान पता चला कि पूजा सिंघल अपने ज्यादातर पैसों को, चूंकि वो एक सरकारी अफसर है, बैंक में एक लिमिट के बाद आप कैश जमा नहीं कर सकते, 10 सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। तो हुआ यह कि पैसे कहां जाते हैं, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में पता चला कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो पूजा सिंघल के सारे अकाउंट्स और पैसे देखता है। पुलिस ने उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में, बल्कि ईडी ने पता करना शुरू किया और आखिरकार अभी इसी मई के महीने में उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर पर ईडी ने छापा मारा। जब ईडी ने घर पे छापा मारा तो ईडी की भी आंखें फटी की फटी रह गई। अलग अलग घरों और दफ्तरों से उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के करीब 19 करोड़ 31 लाख रुपीस कैश, 19 करोड़ 31 लाख रुपए नगद बरामद हुए। अब जब इतने सारे पैसे देखे तो ईडी ने पूछा कि भाई ये है क्या। अब सीए का भी पोल खुल गया। उसने बताया कि भाई ये मेरा तो है नहीं, तो फिर किसका है। फिर नाम आया आईएएस अफसर पूजा सिंघल। अब इसके बाद 2 दिनों तक पूजा सिंघल को बुलाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद सही जवाब मिले नहीं, तो वेडनेसडे यानी कल शाम को आखिरकार झारखंड से एक बड़ी खबर आई। खबर पूजा सिंघल की गिरफ्तारी की। ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ हो रही है। यह तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। अब जब उनसे गिरफ्तारी के बाद पूछताछ हुई, सीए के पास से इतने सारे कैश मिले, इसी दौरान में एक और जानकारी मिली कि रांची में एक आलिशान हॉस्पिटल है जिसका नाम है पल्स हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है ये, और रांची के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में से कहते हैं कि ये सबसे ऊपर है। इस हॉस्पिटल के मालिक कोई और नहीं बल्कि इन्हीं पूजा सिंघल के हस्बैंड अभिषेक झा है, जो पूजा सिंघल से शादी करने के बाद, उनकी जिंदगी में आने के बाद पता नहीं कैसे अचानक अमीर से अमीर बनते गए। अब उस हॉस्पिटल की कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि यह हॉस्पिटल जब बना था तब इसके बनाने की जो कीमत थी, जो लागत थी, वो करीब 130 करोड़ रुपीस थी। लेकिन दिखाया यह गया कि बैंक से करीब 23 से 30 करोड़ के बीच में लोन लिया गया। लेकिन वो कौन कौन से बैंक है अभी ये भी क्लियर नहीं है। बट अगर 30 करोड़ तक लोन ले भी गया तो बाकी के 100 करोड़ कहां से आए। अब उसमें कहा गया कि इस हॉस्पिटल के साथ कुछ लोग जुड़े हुए, कुछ कंपनी जुड़ी हुई। उन कंपनियों के कागज निकाले गए, वो सारी कंपनी फर्जी निकली। मतलब वो कागज पे तो है, असलियत में नहीं है। तो अब ये 100 करोड़ कहां से, ये हॉस्पिटल कैसे बना। अब ये सवाल और इस जवाब दोनों पति पत्नी को देना, एक आईएएस अफसर को और एक उनके कारोबारी पति को। ईडी ने जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन की उसके हिसाब से ये जो आम लोगों के पैसे, गरीब लोगों के पैसे, मनरेगा जैसे फंड के पैसे, अलग अलग स्कीम, एक तो वहां पे वो खनिज यानी कि माइनिंग्स में, इन सब की भी वो इंचार्ज रही। और झारखंड में आपको पता है कोयले और इन सारी चीजों का और खदानों का कितना पैसा है, काला पैसा। तो ईडी के हिसाब से अलग अलग जगह पे पोस्टिंग के दौरान अंधाधुन पूजा सिंघल ने पैसे कमाए रिश्वत से। मतलब रिश्वत का दीमक उन्हें पूरी तरह से चाट चुका था एक तरह से। और उन पैसों को आप क्या करें, बैंक में रख नहीं सकते। इधर उधर कुछ बेनामी संपत्ति खरीदी, कुछ बिहार में, कुछ बंगाल में, कुछ झारखंड में, कुछ महाराष्ट्र में, कुछ दिल्ली में, कुछ उत्तराखंड में, और ये सब अलग अलग लोगों के नामों पर। इसके अलावा उन्होंने ज्यादातर पैसे इस हॉस्पिटल में इन्वेस्ट किए, ये दिखाते हुए कि 30 अलग अलग मालिक हैं इस हॉस्पिटल के, 30 अलग अलग कंपनियां हैं जो इसमें पैसे लगाती हैं और ये उन्हीं के पैसों से अस्पताल चल रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ये सारे पैसे जो थे ये इनकी रिश्वत की कमाई के थे, जो ये अपने पति को देते थे और पति वो उस पैसे को लगाता था। अभी तक की तफ्तीश में करीब 19.5 करोड़ रुपए कैश, इसके अलावा खुद पूजा सिंघल के अकाउंट से उनकी सैलरी के पैसों को हटा दें तो करीब 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट में है जिसका हिसाब किताब नहीं है। 150 अलग अलग प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनकी कीमत करोड़ों के अरबों में हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फर्जी कंपनियों के पेपर्स मिले हैं जो कागज पे हैं, असलियत में नहीं है। कुल मिलाकर ये जो रिश्वत का खेल है ये करोड़ों में नहीं अरबों में जाता है। ईडी अब जांच कर रही है। ईडी के अभी वो शिकंजे में है।
हो सकता है जल्दी उनके पति की भी गिरफ्तारी की खबर आ जाए, हालांकि वो सरकारी अफसर नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी में, इन तस्वीरों में 2 दिनों से जो खबर आ रही है, उसका अफसोसनाक पहलू यह है कि देश की एक सबसे यंगेस्ट, जिसका लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया, जिसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया, 21 साल 7 दिन की उम्र में आईएएस अफसर बनी। शुरुआत में उसने बेहतरीन काम किया जिसके लिए तारीफें हुई। धीरे धीरे वक्त ने रिश्वत का दीमक उसे ऐसा चाटा कि आज 22 साल बाद फिर से देश के हर अखबारों में तस्वीर और नाम है, लेकिन गलत वजह से, शायद देश की सबसे करप्ट अफसर के तौर पर। एक अफसोसनाक बात है। मैं बहुत सारे ऐसे यूपीएससी के आईएएस या आईपीएस अफसर से मिलते हैं, खासतौर पर जो नए नए ज्वाइन करते हैं, और जब उनसे बात करता हूँ, जब वो तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमेशा यही कहते हैं कि हमें आना है देश के लिए कुछ करना है, ईमानदारी से करना है, और बहुत सारे करते भी हैं। लेकिन ना मालूम बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि जब वो सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और इस पेशे में आते हैं, तो फिर देखते ही देखते वो सारी ईमानदारी गायब हो जाती है और फिर वो बेईमान हो जाते हैं। अब या तो ये पूरा सिस्टम ऐसा है कि आप उसमें घुसते ही आप भी करप्ट हो जाते हैं, आपको कोई ईमानदारी से काम नहीं करने देना चाहता है, या फिर ये है कि आपको जब आसपास ऐसी चीजें देखती हैं तो फिर आप अपनी ईमानदारी को अपने हाथों से ही कुचल देते हैं। कुल मिलाकर जो भी हो, एक तेज तर्रार बेहतरीन अफसर का ये रूप देखना, ये हश्र देखना, इस तरह से जेल जाते हुए देखना। बिरसा मुंडा जेल में कल रात पहली बीती पूजा सिंघल की, और कहते हैं कि जेल जाती वो बेहोश हो गई थी, क्योंकि पूरी जिंदगी आलिशान शान से गुजारा, बेइंतहा पैसे, सरकारी गाड़ी, लाओ लश्कर, औरा, सब कुछ, लेकिन एक लालच ने कहां से कहां पहुंचा दिया। तो अर्श फर्श तक की ये कहानी थी पूजा सिंघल की, जिन्हें अभी नहीं मालूम आगे क्या क्या देखना पड़ेगा। और अभी तो और भी कई चीजें खुल सकती हैं, क्योंकि उनके पास से एक डायरी मिली है, और उस डायरी में बहुत सारे पॉलिटिशियन, एमएलए, एमपीज, मिनिस्टर्स और कुछ जर्नलिस्ट के भी नाम है। अब उनका इनमें क्या रोल है, ईमानदारी से जांच की गई तो शायद ये राज भी खुल जाए, कुछ और बड़े चेहरे भी आए। क्योंकि एक चीज तो तय है, अरबों रुपए की हेराफेरी और रिश्वत अकेले एक आईएएस अफसर अपने आप कर ले और खुद ही खा जाए, ये यकीन करने लायक बात नहीं है। इसके पीछे बड़े बड़े लोगों का हाथ है। जैसे एक जेई के ऊपर ये लोग थे, तो हो सकता है इस आईएएस अफसर के ऊपर मंत्री हो, उनसे भी बड़े लोग हों, नेता हों, और हो सकता है इन खबरों को छुपाने और दबाने वाले कुछ जर्नलिस्ट भी। तो क्या सच्चाई होगी आने वाले टाइम में पता चलेगा, और मैं इसका अपडेट आपको जरूर देता रहूंगा।